हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस लीग के एक ब्लॉकबस्टर मैच यानी कि इंटरनेशनल वर्सेस लिवरपूल की। अब देखो यार, वैसे तो अवे जो रूल है वो यहाँ पर हट चुका है, यानी कि जो अवे टीम्स हैं उनको अवे ग्राउंड्स में जाने पे कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलने वाला। लेकिन भाई साहब, आज जो सैन सीरो पे लिवरपूल ने जो 2 गोल मारे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है कंसिडरिंग जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टांसेस में एक्चुअली लिवरपूल खेल रही थी। यस, एब्सोल्युटली मेरे लिए तो यार इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव खेल रही थी। मेरे को लगता है कि आज के इस मैच में अगर उन्होंने गोल नहीं स्कोर किया, ये जो रिजल्ट है ना, उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत बेकार खेल रही है, वो आउटक्लास हो गई थी, बल्कि इसलिए कि शायद से उन्होंने अपने चांसेस स्कोर नहीं किए हैं। अब देखो यार, मेरे हिसाब से जो मैच पलटा है ना, वो यहाँ पर ये है कि जब एक गोल स्कोर हो जाता है ना, वैसे दोनों ही गोल्स, लाइक अगर फर्मिनो वाला गोल देखो तो यार फर्मिनो ने, मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसका वो जो नो लुक हेडर था, फ्लिक हेडर था, उसने कहीं ना कहीं इंटर की मेंटालिटी को ना बिल्कुल तोड़ दिया। और उसके बाद अगर आप दूसरे गोल की बात करोगे तो साला का यहाँ पे डिफ्लेक्टेड गोल, अगेन उसमें इंटर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकती। लेकिन अगर टैक्टिकली पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो जो सब्स्टिट्यूशन जर्गन क्लॉप ने इंट्रोड्यूस किए थे वो भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग थे। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे फबीनियो का बाहर जाना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज था। फबीनियो मेरे हिसाब से बढ़िया खेल रहा था, लेकिन जॉर्डन हेंडरसन यहाँ पर जो मेंटालिटी लेके आता है ना इस टीम में, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। देखो, मैंने हमेशा से अपने एपिसोड्स में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है कि मेरे लिए जॉर्डन हेंडरसन उस मिडफील्ड में इतना कुछ खास काउंट्री नहीं करता टेक्निकली, लेकिन मेंटली जब बात आती है और जब बात वर्क रेट की आती है तो भाई उसके ऊपर लिवरपूल में एब्सोल्युटली अमेजिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत लोग इस बात से एग्री करेंगे कि लुइस डियाज सही में आज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था लिवरपूल के, इवन दो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पे आया था। और मैं अलॉन्ग साइड यहाँ पे रखूँगा वर्जिल वैन डाइक और इब्राहिमा कोनाते। भाई मेरे को लगता है कि यार कोनाते भाई इतना बेहतरीन प्लेयर है ना कि मेरे को लगता है कि यार डेफिनेटली जोएल माटिप में कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वैसे तो मेरे लिए तो गोमेज में भी मेरे को काफ़ी बढ़िया डिफेंडर लगता है, लेकिन कोनाते यार वो हर एक रीज़न दे रहा है कि वाई जर्गन क्लॉप वुड पिक वर्जिल वैन डाइक एंड कोनाते इन एवरी इंपॉर्टेंट मैच। लुइस डियाज के अंदर वो हंगर दिखती है, वो वाइब्रेंट दिखती है भाई, ऐसा लगता है कि वो कुछ करेगा, कुछ सही में करेगा। मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, जब लुइस डियाज आया था तो सीरियसली जो स्पॉटलाइट थी ना मैच की, वो लुइस डियाज के ऊपर ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू बाकी अदर प्लेयर्स की। चाहे हम इंटर किसी प्लेयर को पकड़ ले, चाहे हम यहाँ पे लिवरपूल के प्लेयर को पकड़ ले, यार इंटर को तो डिसअपॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दे शुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। उन्होंने इतना अच्छा खेला भी, लेकिन एट दी एंड अगर रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये कैच नहीं, ये मैच चला गया। और अगला मैच एनफील्ड पे, एंड यू नो चैंपियंस लीग की बात हो, बड़े प्रीमियर लीग के मैचेस की बात हो या बड़े नॉकआउट मैचेस की बात हो, एनफील्ड में हर एक मैच डिफरेंटली हिट करता है। और वहाँ पे जाके आप 2-0 की जो स्कोर लाइन है उसको टर्न अराउंड कर दोगे ना, नहीं हो सकता। और मेरे को लगता है कि यार देखो, यहाँ पर ना क्वालिटी भी बहुत बड़ा मैटर करती है कि इंटर के पास वो क्वालिटी ही नहीं है कि लिवरपूल को वो यहाँ पर आउटक्लास कर दे, और शायद से यही रीज़न है कि आज वो 2-0 से भी ही हार रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई यूनाइटेड में ड्रामों की बात ना हो तो भाई फुटबॉल डेली का एपिसोड कैसे कंप्लीट हो सकता है। वैसे ड्रामे आज बहुत बड़े हैं और बहुत यूनिक भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव ड्रामे की। तो भाई रिसेंटली क्रिश्चियन फॉक ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली थी कि यहाँ पर रोनाल्डो वर्सेस ड्रेसिंग रूम वाला माहौल चल रहा है, यानी कि ड्रेसिंग रूम में कुछ प्रोमिनेंट ऐसे प्लेयर्स हैं, उनमें मैग्वायर है, राशवर्ड है, लूक शॉ है, बिसाका का भी नाम है, यानी कि इंग्लिश प्लेयर्स, वो कहीं ना कहीं रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उनके हिसाब से रोनाल्डो अपनी ही यहाँ पर एक मतलब अपनी ही लीडरशिप इम्पोज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, वो है यहाँ पर ओन क्लिक। अब ओन क्लिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सेम इंटरेस्ट होते हैं, आपको पता है कि रिसेंट ऐसा पहली बार नहीं है कि जब यहाँ पर कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि रोनाल्डो का अलग ग्रुप बना हुआ है, मैग्वायर का अलग ग्रुप बना हुआ है। जो रोनाल्डो ग्रुप के प्लेयर्स है उसमें रोनाल्डो आता है, डियोगो डेलोट है, ब्रूनो फर्नांडिस है, यहाँ पर एलेक्स टेज है, डेविड, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर एलिज किए जाते हैं कि इनका अलग ग्रुप है और इंग्लिश इंटरनेशनल्स का अलग ग्रुप है। लेकिन एक्चुअली में यार देखो यार, ब्रेक डाउन का तो मैं क्या ही करूँ भाई, सीरियसली भाई इतना ज़्यादा फनी लगता है भाई इन चीज़ों से ना भाई, एक बार समझ में आता हूँ कि बोर भी हो गए, क्योंकि पहली बार नहीं है। एंड इट्स सो ईजी कि यूनाइटेड के नाम पे आप कुछ भी बना के, कुछ भी आप लिटरली कुछ भी फेंक दो एंड पीपल वुड स्टार्ट बिलीविंग। लेकिन सबसे पहले यार मैं जब
इस पे ना क्रिस्टियन फॉक पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने देखा कि तो सही बताऊँ तो सक्सेसफुल रेट उसका बहुत ज़्यादा ख़राब है, रिलायबिलिटी रेट भी उसका बहुत ज़्यादा ख़राब है और क्रेडिबिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली यूनाइटेड। अब हाल ही में उसने पहले में जब देखा उसने चेल्सी के लिए भी बहुत फेक न्यूज़ और उसके बाद बायर्न पे भी, मतलब फेक न्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ऐसी न्यूज़ डाली है जो कि सही में एट दी एंड उसका कुछ मैटर नहीं करता और वो यहाँ पर रियलिटी में भी कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन से पहले यार एक ट्विस्ट और आता है और वो आता है जब रैशफोर्ड ने क्रिस्टियन फॉक के उस ट्वीट को ही यहाँ पर रिप्लाई करा और इसी चीज़ से बात ज़्यादा तूल पकड़ने लग गई कि जब प्लेयर्स यहाँ पे पब्लिक में आके जर्नलिस्ट को यहाँ पे कॉल आउट करते हैं ना तो भाई वो अलग लेवल पे चली जाती है सारी कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर जो मैं फैन बेस का आपको बताया था, फैन बेस की थ्योरी कुछ कहती है कि जर्नलिस्ट भी ठीक है और फैन बेस की जो थ्योरीज होती है वो डेफिनेटली मेजॉरिटी से फैन बेस यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड और जो यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं उनके साथ ही यहाँ पर स्टैंड करती है। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन की क्या, अब देखो कंक्लूजन के हिसाब से यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज है मेरी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर रैशफोर्ड का नाम नहीं होता उस रिपोर्ट में तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मेजॉरिटी फैंस हैं जो रैशफोर्ड मैगवायर इनके साथ खड़े कि नहीं नहीं भाई ये सब फेक है, यूनिटी बनी हुई है, वो यहाँ पर यूनिटी बनती। मतलब मेरा मानना है कि देखो आपको पता है कि रैशफोर्ड की पीआर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैगवायर, लूक शॉ या बाकी किसी प्लेयर्स की हम बात करें तो उन्होंने फटाफट से यहाँ पे इस जर्नलिस्ट को कॉल आउट किया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये चीज़ पहली बार नहीं है बल्कि पहले भी हो चुकी है, तब यहाँ पर इतना बवाल नहीं कटा था और मेरे को लगता है कि इतनी यूनिटी नहीं दिखी थी। इसी के साथ अगर दूसरे थ्योरी की बात करें तो वो यहाँ पर ये है कि एक्चुअली मैं आप सोच रहा हूँ कि यार अगर ये इतना ऑब्वियस है तो उस पर पीपल बिलीव क्यों करते हैं। अब देखो यार मैंने आपको हमेशा से अपने एक डेली एपिसोड्स में लगातार मैं हर पॉइंट पे आपको बताता हूँ कि जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं ना ये चीज़ आपकी स्टोरी के हिसाब से कितना फिट बैठती है ये आप जान सकते हो। यानी कि एक स्टोरी आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है और एक्चुअली में कितना सेंस बनाती है ये सिर्फ आपका ओपिनियन और आपका स्टोरी परसेप्शन ही बता सकता है। अब इस समय देखो यार ये स्टोरी सही बताऊं तो खुद सोचना है कि अगर आप देखो यूनाइटेड की बात करें, डाउनफॉल, ओले गुनार सोल्शायर का सैक, रोनाल्डो वर्सेस ड्रेसिंग रूम, रोनाल्डो की चैंपियंस लीग अनसर्टेनिटी, रोनाल्डो छोड़ के चला जाएगा, रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस, रोनाल्डो के आने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस चली गई, रोनाल्डो की खुद की परफॉर्मेंस गिर गई है, रांगनिक का आना, रांगनिक का संभालना, उसके बाद यूनाइटेड का, मतलब समझ रहे हो ना कितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज एक साथ यूनाइटेड में हो रही है। और ऐसे में अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई न्यूज़पेपर अगर ये फिट कर दे कि भाई यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम तो बटा हुआ है तो क्या इज इट हार्ड to actually not believe it? Ask yourself and do let me know in the comment section। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक बार फिर से, क्योंकि भाई रिसेंटली यहाँ पर सन की रिपोर्ट में ह्यूंगबिन सॉन कह रहा था सन की एक रिपोर्ट ने भाई ये रिवील किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट, मतलब 3 क्लब्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो में। पहला है पीएसजी। देखो भाई पीएसजी में मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जिडेन और एम्बापे का रिप्लेसमेंट हो सकता है कि जो उनको ड्राइव करेगा कि वो रोनाल्डो को लेके आ जाए। प्लस सबसे बड़ा तो ये है कि रोनाल्डो मेसी को वो एक साथ खिलाना चाहेंगे। लेकिन दो जो नए नाम है ना वो यहाँ पर हैं एएस रोमा और बायर्न म्यूनिख। इसके साथ अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो देखो बायर्न म्यूनिख के पास ना 2 सबसे बड़े रीज़न है, मतलब एक सबसे बड़ा रीज़न है और 2 सबसे बड़े कौन से कि ये चीज़ क्यों नहीं होगी। पहला रीज़न ये है कि लेवेंडोव्स्की कहीं ना कहीं इस समर बायर्न से मूव ऑन कर सकता है और इसी का कहीं ना कहीं अगर ये प्रो है तो कौन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप जो रोनाल्डो की प्रोफाइल है ना, जो रोनाल्डो ब्रिंग करता है टेबल पे, लेकिन उसके बदले जो वो सैलरी लेगा ना वो बायर्न म्यूनिख कभी देने को तैयार ही नहीं होगी। क्योंकि अगर देखो यार आप खुद सोचो अगर बायर्न म्यूनिख रोनाल्डो की सैलरी देने को तैयार हो जाए तो क्या वो अर्लिंग ब्रॉट हालांड को सही ना कर ले। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब यार इसके बारे में पढ़ रहा था ना तो रिसेंटली मैंने एक्चुअली पाया कि बायर्न म्यूनिख के प्रेसिडेंट ने ना हाल ही में तो नहीं 2 साल पहले फरवरी 2020 में उसने कमेंट किया था कि रोनाल्डो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसका यूवेंटस में, यानी कि 2022 में, क्योंकि उस टाइम तो भाई 2022 तक था उसका कॉन्ट्रैक्ट, तब यहाँ पर रोनाल्डो 37 साल का हो जाएगा, जो कि करंटली वो 37 साल का है और उस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया होगा और ऐसे में वो बायर्न म्यूनिख के प्रोफाइल को सूट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख का कोई सेंस नहीं बनता कि वो यहाँ पर रोनाल्डो को साइन करेंगे। देखो मैं अभी भी अपना मैं परसेप्शन बताता हूँ, मेरे लिए क्या कोई मेरे से ये कहेगा कि भाई रोनाल्डो के फ्यूचर पे अनसर्टेनिटी, येस देयर इज अनसर्टेनिटी, लेकिन कोई क्या मेरे से ये कहेगा कि भाई व्हाट डू यू बिलीव कि रोनाल्डो यूनाइटेड में रहेगा? येस आई बिलीव रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही रहेगा और बड़े भैया यहाँ पर नेक्स्ट सीजन कुछ तो कमाल करेंगे ही। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं रियल मैड्रिड से। तो भाई मैड्रिड के अच्छे दिन चल रहे थे लेकिन भाई फाइनली आई थिंक हम आसमान में जो अच्छी उड़ान कर रहे थे उसको भाई पीएसजी ने
यहाँ पर हमको नीचे ले आए हैं और बहुत गंदे तरीके से लेके आए हैं, और उसका इफेक्ट अब कहीं ना कहीं हमको ड्रेसिंग रूम में और रियल मैड्रिड कैंप में देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट भाई एंसेलोटी इज अंडर ह्यूज प्रेशर, और इस समय कहीं ना कहीं रिपोर्ट के हिसाब से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगर यहाँ पर चैंपियन लीग से बाहर हो जाती है रियल मैड्रिड तो एंसेलोटी को इस समर यहाँ पर सैक कर दिया जा सकता है। अब इसके सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं क्यों ये चीज़ हो सकती है। तो पहला रीज़न यहाँ पर देखो है, कोपा देल रे से हम बाहर हो चुके हैं। हालांकि सुपर कप दी एस्पाना हम जीत गए हैं, ला लीगा भी जीतने के ऑलमोस्ट जीत ही जाएंगे हम यार। सविया मतलब अगर टॉपल कर देगी भाई रियल मैड्रिड को तो लाइक लिटरली दैट वुड बी एम्बैरेसमेंट, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि एंसेलोटी रुकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ला लीगा हम जीत जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ला लीगा को ना यार इस समय कहीं ना कहीं लोग एवरेज कंपटीशन मान रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बायर्न म्यूनिख और एथलेटिको मैड्रिड दो वो बड़ी टीम्स जो कि हमेशा ला लीगा टाइटल के लिए चैलेंज करती थी मैड्रिड को, दोनों ही कहीं ना कहीं इस साल टाइटल रेस से बाहर है और एक नए फेस यहाँ पर रियल मैड्रिड को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो कोपा देल रे का एग्जिट हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और जो चैंपियन लीग का है वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि रियल मैड्रिड के लिए चैंपियन लीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2018 जब रोनाल्डो चला गया और उसके बाद जब जिडेन भी पहली बार गया था तो उसके बाद से रियल मैड्रिड अभी तक चैंपियन लीग नहीं जीती है, और उस टाइम चैंपियन लीग 3 साल में 3 जीते थे। लेकिन क्या ये एक्चुअली में सेंस बनाता है? अब देखो मेरे हिसाब से ये नई सेंस नहीं बनाएगा। उसका मैं आपको सीन बता देता हूँ वो क्यों। क्योंकि देख मेरे हिसाब से यार देखो रियल मैड्रिड अगर देखो यार ये कोई मेरे से कहेगा कि क्या जिडेन के जाने के बाद कार्लो एंसेलोटी फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट था? एब्सोल्युटली नहीं। बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एंसेलोटी रिप्लेसमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस वो नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं एंसेलोटी इज अ ह्यूज एंड अ लेजेंडरी मैनेजर। दूसरी चीज़ भाई एंसेलोटी के कॉन्स हैं, बिल्कुल कॉन्स है, लेकिन हमको प्रोज भी मानने पड़ेंगे। मैं ये भी मान रहा हूँ कि बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड दोनों का डाउनफॉल है और दोनों ही कहीं ना कहीं अब रिकवर करेंगे। बार्सिलोना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुकी है और एथलेटिको मैड्रिड भी आज नहीं तो कल रिकवर करेगी। लेकिन ला लीगा इज नॉट दैट ईजी। ला लीगा इतना ईजी नहीं है। देखो आपको अपना भी परफॉर्मेंस मेंटेन रखना पड़ता ही है। तीसरी चीज़ मेरे को लगता है कि अगर आप एंसेलोटी को हटा भी दोगे तो आप लेके किसको आओगे? इस समय अगर रिपोर्ट्स के माने तो यहाँ पे 2 मैनेजर थे जिस पर रियल मैड्रिड हाल ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और देखो एक तो हाल ही में आया और दूसरा तो काफ़ी टाइम से है। पहला यहाँ पे मॉरिशियो पोचेटिनो और दूसरा यहाँ पे यर्गन क्लॉप। अगर मॉरिशियो पोचेटिनो की बात करें तो देखो यार मेरे को नहीं पता मैंने इसको कभी आपके सामने डिस्क्लोज किया। ये एक्चुअली में रिपोर्ट आई थिंक 1 हफ्ते पुरानी की है, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं ये चीज़ रिवील हुई थी कि यहाँ पर ये पोचेटिनो की पीआर टीम का काम है और दे आर गोइंग टू पुट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, वो है यहाँ पर यर्गन क्लॉप। अब देखो यार सही बताऊँ तो यर्गन क्लॉप कॉन्ट्रैक्ट तो बीच में नहीं तोड़ेगा लिवरपूल के साथ। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के रियल मैड्रिड जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि वो रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो मेरे को लगता है कि अपने 2024 आई थिंक उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। उसके बाद अगर रियल मैड्रिड उसको बुलाएगी ना भाई सीरियसली वो रियल मैड्रिड ज़रूर जाएगा। एंड आई थिंक जर्गन क्लॉप का रियल मैड्रिड को कभी ना कभी मैनेज करना तो लिखा है, क्योंकि इट्स जस्ट मेंट टू बी हैपन। मेरे को लगता है कि ये चीज़ होगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी को 1 सीज़न और यहाँ पर दिया जाएगा। एंड फाइनली कहीं ना कहीं भाई उसकी तरफ से फ्लोरेंटिनो पेरेज की तरफ से बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया जाएगा, भाई तेरे को एम्बापे हमने दिलवा दिया, तेरे को एक मिडफील्डर भी हम दिलवा रहे हैं और मे भी हम तेरे को राइट बैक भी दिलवाएंगे। हम तेरे को ये चीज़ दिलवा रहे हैं, बट वी नीड एब्सोल्युटली एवरी सिंगल ट्रॉफी। ला लीगा जीतना है, और अगर आप सेमीफाइनल में बाहर हो गए चैंपियन लीग के, ये नेक्स्ट सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हाई चैलेंजेस होंगे, तो भाई एंसेलोटी बाहर दिखेगा। और देखो मैं बहुत तारीफ कर दूंगा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी रख दूंगा, लेकिन ये चीज़ मैं मानता हूँ कि भाई मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म करियर है इसका एंसेलोटी का रियल मैड्रिड में, इवन दो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एंसेलोटी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।